हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात की थी और उसमें हमने यहाँ तक याद है कि डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स आपको बताया था। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। देखिए ये एक मैट्रिक्स है और इसको हमने बताया था कि ये है जो हमारा क्या है, यहाँ पे ए आई जे, यहाँ पे आई इज इक्वल टू जे है। देख रहे हैं आप, इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये हमारा क्या था, डायगोनल एलिमेंट था, डायगोनल एलिमेंट। और हमने एक चीज बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट जीरो होता है। तो आप देखिए, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, लेकिन ये जीरो नहीं होगा। अब आप देखिए, जो जो जहां जहां पे जीरो हम पुट कर रहे हैं, इस जगह देखिए, यहाँ पे आई और जे इक्वल है, यहाँ पे आई और जे इक्वल है। मतलब आई और जे का मतलब हुआ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। यहाँ पे देखिए आई और जे इक्वल है, यहाँ पे आई और जे इक्वल है, नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं तो यहाँ क्या होता है, 4 0 0 0 5 0 0 0 7। आप यहाँ पे देख लीजिए, इससे जब मैच करिएगा, यहाँ पे दो बातें निकल के आती है। पहली बात ये आती है कि जब ए आई जे, जब आई नहीं है जीरो के इक्वल, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, for all the elements are zero except diagonal element, all the elements are zero except diagonal element। या हम कह सकते हैं कि where aij is equal to 0 when I is not equal to j। यही डिफिनेशन हमने बताया था पिछली क्लास में डायगोनल मैट्रिक्स का। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल डी एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। यहां तक हमने सीखा था। अब आगे देखिए, जब डायगोनल मैट्रिक्स आप जान गए तो एक दूसरा मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हम सबसे पहले एग्जांपल देते हैं ताकि आपके दिमाग में डेफिनेशन इजीली बैठ जाए। देखिए आप यहाँ पे, ये 4 है, ये 0 है और 0 है, ये 0, ये 4, ये 0, ये 0 0 और ये 4। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। यहाँ पर क्या है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो है। यही कंडीशन तो वहां भी था आपका, किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में। इसका मतलब है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। और यहाँ पे देखिए कि एक जो दूसरी चीज जो समझने वाली है, यहाँ पे जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं सारे आइडेंटिकल हैं। तो हम लोग दो चीज सामने आया निकल के, कि पहला क्या कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, all the diagonal elements, all the diagonal elements are identical, मतलब सेम, सभी डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है। और क्या था कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, है ना। तो सारे एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जीरो है। और क्या है कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या है, सेम है। तो यही हुआ क्या, हमारा स्केलर मैट्रिक्स। आपको आज टाइप थोड़ा सा बता के तब हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में जाएंगे, क्योंकि एक बहुत ज्यादा इसमें टाइप्स है। तो थोड़ा इसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे, थोड़ा टर्म समझेंगे, थोड़ा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे, फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे।
अब दूसरा मैट्रिक्स देखिए, वो होता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, आप एग्जांपल समझ लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देखिए ये एग्जांपल हम दिए किसका, यूनिट मैट्रिक्स का। अब इसमें देखिए डेफिनेशन आप खुद निकाल लेंगे। डेफिनेशन क्या निकलेगा कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सब जीरो है। वहां भी यही बात की थी हमने, डायगोनल एलिमेंट में भी यही बात की थी, स्केलर मैट्रिक्स में भी यही बात की थी, यहाँ भी यही बात करेंगे कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारा जो एलिमेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारा जीरो होगा। हम लिख सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। और दूसरी बात क्या कि सभी डायगोनल एलिमेंट, ऑल डायगोनल एलिमेंट, डी मतलब डायगोनल, डी मतलब डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, वो 1 है। सभी डायगोनल एलिमेंट इक्वल हैं बट वो 1 के इक्वल है, सब 1 ही है। ये हमेशा क्या होगा, 1 होगा। आप ये देखिए, ये किसका 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग सिंबल में I3 से भी बताते हैं, I3 से भी हम डिनोट करते हैं इसको, इस यूनिट मैट्रिक्स को I3 से भी डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर इसको पढ़ते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। एक और मैट्रिक्स की बात करेंगे हम लोग, वो है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का होता है। एक हमारा होता है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, और दूसरा हमारा होता है लोअर ट्रायंगुलर। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, एग्जाम्पल से आप समझ लीजिएगा। डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला जो एलिमेंट है सारे जीरो होते हैं अपर ट्रायंगुलर में, याद रखिए। जैसे कि मान लीजिए डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये हो गया हमारा डायगोनल एलिमेंट। अब इधर जो भी एलिमेंट आएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 4, ये 5, ये 6, देखिए आप मैट्रिक्स बन गया आपका। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ एक डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल के नीचे का सारा जब एलिमेंट जीरो हो तो दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर। हम इसको और विशेष चर्चा करेंगे, पहले आप समझ लीजिए इसको। यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के ऊपर थोड़ा उल्टा, नाम के उल्टा चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या अपर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल के नीचे वाला सब जीरो होगा, और जब लोअर ट्रायंगुलर होगा तो डायगोनल के ऊपर वाला सब, जैसे देखिए यहाँ पे 4 5 6 डायगोनल बना दिए, ये 0, ये 0, ये 0, 2 3 7। ये एक मैट्रिक्स आप देखिए, आपको समझने के लिए, आपके दिमाग में ये चीज चले जाए, इसके लिए हमने जो दो सरल एग्जांपल लिए हैं, उस एग्जांपल में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपर ट्रायंगुलर जो होगा उसमें डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला सब जीरो होगा, और जो लोअर ट्रायंगुलर होगा उसमें डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला सब जीरो होगा। मैथमेटिकली इसको समझिए आप। यहाँ पे देखिए, हम एक यहाँ पे आपको समझने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब आप देखिए यहाँ पे ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है।
आप देख रहे हैं इस एग्जांपल में नीचे वाला सब जीरो है, नीचे वाला सब जीरो है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जितना भी नीचे वाला एलिमेंट का पोजीशन है सब में आई बड़ा है और जे छोटा है। देख लीजिए यहाँ भी और यहाँ भी। इसका मतलब है कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो होता है तब जब आई बड़ा होगा जे से। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि अपर ट्रायंगुलर में ए आई जे जीरो होगा, मतलब पोजीशन ऑफ जो ये दिखा रहे हैं हम लोग एलिमेंट्स वो जीरो होगा कब, जब आई बड़ा होगा जे से। और आई जे से कब बड़ा होता है, जब वो डायगोनल के नीचे होता है। आप देख लीजिए डायगोनल के नीचे जब होगा तो वह सब जगह आई क्या होगा, बड़ा होगा जे से। और डायगोनल के ऊपर आप देखिए सब जगह आई का जो पोजीशन है, मतलब रो का जो पोजीशन है वो कॉलम से क्या होगा, छोटा होगा। देख लीजिए आप यहाँ 1 2 1 3 2 3, ये याद रखने वाली बात है, इस पे आप ध्यान देंगे। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि ए आई जे जीरो होता है कब, जबकि आई बड़ा होता है जे से। मैथमेटिकली इसको समझिए और एग्जांपल के तौर पर सीधा समझिए ना आप कि ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला सब जीरो हो गया तो अपर ट्रायंगुलर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, ये डायगोनल एलिमेंट है, इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला सब जीरो है और ऊपर वाले का जो पोजीशन है वो कौन सा पोजीशन, ये A12 है, A13 है, A23 है। इस तीनों का जो पोजीशन है वहां पे आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं, वो ये कि ए आई जे वो जीरो हो रहा है तब जबकि आई लेस देन जे है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में डिफरेंस समझ के जान गए कि क्या है अपर ट्रायंगुलर, क्या है लोअर ट्रायंगुलर। तो इस तरह से हमने कुछ टाइप्स आपको बताए, लेकिन अब हम लोग टाइप्स को यहाँ पे रोक रहे हैं। अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे उसकी चर्चा कर देते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पे, तो फिर हम लोग टाइप्स में आएंगे। कुछ टर्म्स ही जानना पड़ेगा क्योंकि अब जब आगे टाइप्स पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स की जरूरत होगी। तो पहले हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में आते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए आप कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वलिटी, ये सारी चीजें। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का अलजेब्रा क्या है, मतलब उसका एडिशन कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो एक एक करके और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, बुक के लैंग्वेज में नहीं जाएंगे हम लोग, बहुत ही आसान तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम इसका कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे फिर से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं एक बार मैट्रिक्स के डिफिनेशन से जुड़ा हुआ चीज, इसके फॉर्मेट से। ये देखिए आपको मैंने बताया कि देखिए A11 A12, एक एग्जाम्पल है ये A12 A13 डॉट 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 A1n, A21 A22 A23 A2n डॉट डॉट डॉट। फिर आगे आ गया हमारा AM1 AM2 AM3 और ये AM। यहाँ पे इसको हम थोड़ा स्टडी करते हैं। आप देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, चाहे A B C किसी से। मान लीजिए हम A से इसको डिनोट किए, तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स A है, इसमें जो एलिमेंट की संख्या है वो कितना है, सॉरी एलिमेंट की संख्या कैसे निकालेंगे हम, तो इसमें रो कितना है, देखिए 1 2 m रो है, तो नंबर ऑफ रो ये कितना है, m है। और नंबर ऑफ कॉलम ये कितना है, n है। ये m रोज है और ये n कॉलम है। अब एक एग्जांपल हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एक ये एग्जांपल हम लिए। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं 2 3 4 7। ठीक है, आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए आप कितना रो है, यहाँ रो कितना है 1 2 3। कॉलम कितने हैं, यहाँ देखिए 1 और 2। एलिमेंट की संख्या कितनी है इसमें, तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि रो का जो संख्या है और कॉलम की जो संख्या है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाता है हमारा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि नंबर ऑफ एलिमेंट
number of elements in matrix A of order m by n, ये क्या हो जाएगा, तो m इंटू n, ये हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू n हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। किसी भी मैट्रिक्स में जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा m इंटू n। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि कोई अगर किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है कि अगर एलिमेंट की संख्या 15 है तो उसका कितना ऑर्डर हो सकता है, डिफरेंट ऑर्डर, कितने तरह का मैट्रिक्स बन सकता है वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स की संख्या जो है मान लीजिए 12 है। ठीक है, तो कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं, 12 है। तो आप देखिए इसको फैक्टराइज करिए अलग अलग तरीके से। यहाँ देखिए 12 गुने 1 हो सकता है। ठीक है, फिर आइए 6 गुने 2 हो सकता है। फिर आइए 4 गुने 3 हो सकता है। ठीक है, और फिर ये इसका 1 इंटू 12 हो सकता है। ये कितना हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है। ये कितना हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है। और क्या हो सकता है, फैक्टोरियल तोड़िए, 12 गुने 1 होगा, 6 गुने 2 होगा, 4 गुने 3 होगा, 3 गुने 4 होगा, 2 गुने 6, मतलब एक ऑर्डर ये भी हो सकता है मैट्रिक्स का, एक ऑर्डर ये भी हो सकता है मैट्रिक्स का, एक ऑर्डर ये भी हो सकता है मैट्रिक्स का, एक ऑर्डर ये भी हो सकता है मैट्रिक्स का, एक ऑर्डर ये भी हो सकता है मैट्रिक्स का, और एक ऑर्डर ये भी हो सकता है मैट्रिक्स का। इस तरह से रो और कॉलम में अगर हम तोड़ते जाएंगे तो इतने ऑर्डर के मैट्रिक्स हमारे बन सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स हम बना सकते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है तो। ठीक है, तो चलिए ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको इसमें ध्यान देना है। अब आइए हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस, इसका एडिशन भी है ना, कैसे ऐड कर सकते हैं हम दो मैट्रिक्स को, कैसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स को, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए आप मान लीजिए एकदम आपको बता रहे हैं कि हर चीज एग्जांपल से सीखना है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ए है 1 2 3 4 5 6, और मान लीजिए हमारे पास बी है 0 2 3 7 8 9। आप देख रहे हैं कि इस ये जो मैट्रिक्स है हमारा ए, जो ए से डिनोट करते हैं हम, इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है। अब यहाँ देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है। ठीक है ना, अब हम इसको कहेंगे ऐड करिए। तो ऐड जब आप करेंगे ए प्लस बी करेंगे तो एलिमेंट का पोजीशन देखिए आप, ये पहले रो का पहला एलिमेंट है तो वह इसके पहले रो के पहले एलिमेंट से जुड़ जाएगा। ये पहले रो का दूसरा एलिमेंट है तो वह इसके पहले रो के दूसरे एलिमेंट से जुड़ जाएगा। ये पहले रो का तीसरा एलिमेंट है तो वह इससे जुड़ जाएगा। ठीक है ना, और ये 4 इससे जुड़ जाएगा। करस्पॉन्डिंग जो है पोजीशन वो सब आपस में ऐड हो जाएगा। तो अगर हम ऐड करेंगे तो इसको इससे ऐड कर देंगे, 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 इसको इससे ऐड कर देंगे। दोनों का पोजीशन आप देख रहे हैं ना, जब हम ऐड कर रहे हैं इसके एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं तो 1 और 0 को ऐड कर रहे हैं, 1 और 0 को ऐड कर रहे हैं। तो इसका पोजीशन यहाँ पे देखिए क्या है, पहला रो का पहला एलिमेंट है ये, इसका पोजीशन क्या है देखिए यहाँ पे पहले रो का पहला, तो ये हम इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जब हम इसको जोड़ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि दूसरे रो का पहला एलिमेंट है, दूसरे रो का पहला एलिमेंट है ये। ठीक है, और इसका पोजीशन क्या है, दूसरे रो का पहला एलिमेंट है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है एडिशन तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों क्या हो, सेम ऑर्डर के हो। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर हमारा ए m इंटू एन ऑर्डर का है, अगर हमारा a क्या है m इंटू एन ऑर्डर का है, b भी हमारा क्या है m इंटू एन ऑर्डर का है, देन वी कैन फाइंड a प्लस b, हम फाइंड कर सकते हैं a प्लस b और a माइनस b दोनों फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम प्लस या माइनस मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम ये सीख गए कि दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम हो। और कैसे ऐड कर सकते हैं आप जान गए,
अब एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये है हमारा 1 2 3 4 और हम इसको ऐड करना चाहेंगे 1 4 7 8 9 10। क्या ये ऐड होगा? ये इससे ऐड कर दिए, मान लीजिए ये इससे ऐड कर दिए, फिर ये, इसका मतलब है कि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। तो जब सेम ऑर्डर नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल कब है? जब दोनों क्या होंगे? सेम ऑर्डर पे होंगे। ये चीज आप याद रख लीजिएगा कि ए प्लस बी तभी होगा जब ए एंड बी जो है आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ये m बाय n है तो ये भी m बाय n होना चाहिए। दोनों सेम ऑर्डर होगा तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। यही सेम चीज क्या होता है सब्ट्रैक्शन में भी होता है। अब जैसे देखिए हम अब एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे 1 4 7 8 9 3 0 प्लस 4 7 8 3 7 6। अब हमको इसको ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। तो ये किससे ऐड हो जाएगा? इससे हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। ये किससे ऐड होगा? इससे ऐड हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 16। ये इससे ऐड हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। ये इससे ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वैल्यू 14। ये 9 है, ये इससे ऐड हो जाएगा कितना होगा? 12। ये 0 है, ये कितना हो जाएगा? 6। इस तरह से हम ऐड कर लिए। और अगर सब्ट्रैक्शन होगा, अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा ना कि ये एलिमेंट यहाँ पे जो प्लस हो रहा था ना वो माइनस हो जाएगा। हम यहाँ पे माइनस करेंगे। हालांकि हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अगर ये चीज यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना होता, माइनस करना होता, तो क्या करते? 1 को 4 में सब्ट्रैक्ट कर देते तो कितना हो जाता? -3। 8 को 8 में सब्ट्रैक्ट कर देते क्या हो जाता? 0। 3 को 7 में सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या हो जाता? 4। यहाँ 7 को 7 में सब्ट्रैक्ट करते क्या हो जाता? 0। यहाँ देखिए 9 को 3 में सब्ट्रैक्ट करते कितना होता? -6। और 0 को 6 में सब्ट्रैक्ट करते कितना होता? 6। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। इस तरह से हम क्या कर लिए? सब्ट्रैक्शन मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो यहाँ पे आप देखिए एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में एक बात कहूंगा ने क्या कि दोनों के बीच एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों क्या हो? सेम ऑर्डर के हो। अगर ए हमारा m बाई n का है, बी हमारा m बाई n का है तो हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यही फंडा था एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो चलिए आगे। अब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की बात करते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। मान लीजिए ए का ऑर्डर है 2/3, एक एग्जांपल लीजिए आप, और बी का ऑर्डर भी है 2/3 का, और ये ए दिया हुआ है हमारा 1, ये मान लीजिए x y z, और ये दिया हुआ है p q r। ठीक है, और हमारा b दिया हुआ है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। अगर हमको ये कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो x y और z के वैल्यू निकालें। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर a 2/3 ऑर्डर का है और b 2/3 ऑर्डर का है तो ये इक्वल हो सकता है। ठीक है, और अगर ये दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो इक्वल होने की कोई संभावना नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा? x y z p q r, इधर क्या हो जाएगा? यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे ये जो x का वैल्यू है, क्योंकि इक्वल है दोनों के ऑर्डर क्या है? सेम है, इक्वल है, तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, y का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा और z का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा। इसी तरह से p का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4
और Q का वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या 5 और R का वैल्यू हो जाएगा क्या 6। तो इस तरह से हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से अगर ये अननोन है तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे इस तरह से रहेगा, ये PQR नहीं रहेगा 2 3 4, तो आपसे कहेगा क्या ऐसे में क्या हम एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, या क्या यह पॉसिबल है? तो इतना जान लीजिए आप, हम तभी इसको इसके इक्वल कर सकते हैं जब हमारा ये इसके इक्वल हो। आपको देख रहा है ये इक्वल है नहीं है, ये इसके इक्वल है नहीं है, ये इसके इक्वल है नहीं है, इसका मतलब है इक्वलिटी होल्ड करेगा तो जो न्यूमेरिक वैल्यू दिया रहेगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज वहां पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। यहाँ पे इसका मतलब है ये हम एक्स वाई और जेड का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स था, जिसमें आज हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे बात करी। अगले दिन हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। आज इतना ही रहने दीजिए, कल हम लोग फिर मिलते हैं।